डॉक्टर मेघा, किसी के अगर हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहला स्टेप उसको क्या करना है? मेल्स की अगर मैं बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना चाहिए। तो मिनॉक्सिडिल का क्या है, टेम्परेरी यूज है, जब तक लगाया जैसे लगाया ठीक है, लगाना छोड़ा फिर प्रॉब्लम बढ़ के वापस आती है। जब स्कैल्प सोरासिस पेशेंट मेरे पास लेके आता है तो वो कीटोकोनाजोल, प्रोटार के ऐसे शैम्पूज यूज करता है। जब तक वो ये शैम्पूज यूज कर रहा है तब तक तो इट्स ऑल गुड, बट जैसे ही वो लगाना छोड़ देता है प्रॉब्लम एग्रावेट होकर बाहर निकलती है। डार्क स्पॉट्स के लिए कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? गेंदे का फूल है, थोड़ा सा मिक्सी में पीस के गुलाब जल मिला के लगा सकते हैं तो डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड लगा रहे हैं। वो ग्लाइकोलिक एसिड क्या कर रहा है, स्किन को और जला रहा है। केमिकल पील्स क्या ये सेफ है? आप डेड स्किन को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंटली जब आप कराना शुरू कर देते हैं तो वो आपकी स्किन जो है वो थिन बनाता जाता है। थिन हो गया तो वो लूज हो जाएगा, लूज होगा तो वो इलास्टिसिटी अपनी खो देगा। क्या आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, ये तो धीरे ही असर करती है। 5 साल की बच्ची 3-4 साल से सोरासिस चल रहा था एंड विद इन 2 मंथ्स हमने उसकी पूरी बॉडी ठीक होते हुए देखी है। फीमेल पेशेंट जो आती है वो अपने पेरेंट्स के घर पे रुक के इलाज करा रही होती है, ससुराल वालों को पता ही नहीं होता। अच्छा, जॉब से भी निकाल दिया जाता है। कितने पेशेंट्स को ठीक कर चुके हो आप आज तक सोरासिस के? सर मोर देन, अभी तो 2 lakhs, मोर देन 2 lakhs हो गए हैं। The हिमाचली पॉडकास्ट। एक्ने, हेयर फॉल, सोराइसिस और विटिलिगो, क्या इनका परमानेंट सॉल्यूशन पॉसिबल है? आज का ये पॉडकास्ट इसी बारे में। नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। आज की हमारी गेस्ट डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी, जो कि को फाउंडर हैं श्रेयास हॉस्पिटल की। डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हैं, जिनके साथ हमने इस पॉडकास्ट में स्किन केयर से रिलेटेड बातचीत करी है। डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी अब तक 2 लाख से ज्यादा विटिलिगो और सोराइसिस के पेशेंट्स को ठीक कर चुकी हैं। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी जी का कॉन्टैक्ट नंबर यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया है। अगर आपको इनकेस उनके साथ कॉन्टैक्ट करना हो तो आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डॉक्टर मेघा, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सर। डॉक्टर मेघा, हेल्दी स्किन की डेफिनेशन क्या है? सी सर, हेल्दी स्किन एज पर आयुर्वेदा और एज पर जनरल साइंस आप बोल सकते हो। हेल्दी स्किन आपकी तभी हो सकती है जब आपका इंटरनल ऑर्गन इज वर्किंग एफिशिएंटली, है ना। अगर आपका लिवर अच्छे से काम कर रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, तो आपकी स्किन अलग ही ग्लो करेगी, विद नो एक्ने, विद नो फाइन लाइंस, विद नो डार्क स्पॉट्स। बट अगर इंटरनल बीइंग अच्छी नहीं है, अगर आप फॉर एग्जांपल स्ट्रेस में भी हो या फिर आप बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हो या बहुत ज्यादा रोते रहते हो, तो वो स्किन पे दिखेगा और आपकी स्किन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं दिखेगी। तो हेल्दी स्किन का एक ही फॉर्मूला है या एक ही डेफिनेशन है, आपका जब इंटरनल बीइंग, इंटरनल ऑर्गन इज वर्किंग एफिशिएंटली, अच्छे से काम कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से हो रहा है, तो कोई पिगमेंटेशन नहीं रहेगा, कोई एक्ने नहीं रहेगा, कोई फाइन लाइंस, कोई डार्क स्पॉट्स, कोई डार्क सर्कल्स नहीं रहेंगे। तो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिन पे आप फोकस करना चाहेंगे? सबसे पहले लिवर पे। ओके। अगर हमारा लिवर ढंग से काम नहीं भी कर रहा है ना, तो फिर पिगमेंटेशन इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं या स्किन डल हो जाती है, क्योंकि हमारा लिवर अच्छे से टॉक्सिन्स को फिल्टर ही नहीं कर रहा। टॉक्सिन्स बाहर ही नहीं जा रहे, वो ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं तो वो स्किन पे दिख रहा है। पेट साफ नहीं हो रहा तो आपको एक्ने का इशू बना रहेगा, है ना। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर इज वर्किंग वेल, आप अच्छे से पानी पी रहे हो, यूरिनेशन अच्छे से जा रहा है, टॉक्सिन्स फिल्टर आउट हो रहे हैं, तो स्किन पे वो दिखेगा। और स्किन अगर आप चाहते हो कि हेल्दी रहे, और हम इतने सारे प्रोडक्ट्स जो आज हम भागते रहते हैं, कोई कैसा प्रोडक्ट ले रहा है, कोई बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसके पीछे भागने से सबसे पहले अगर हम इंटरनल बीइंग अपनी अच्छी कर लें, अपना रूटीन अच्छा कर लें, तो शायद हम प्रोडक्ट्स के पीछे भी नहीं भागेंगे। आप कह रहे हो लिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, अगर लिवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। गट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में गट हेल्थ आ जाता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट है, उसको कॉन्स्टिपेशन इशू रहता है, उसको डेली स्टूल पास नहीं होता या कोलाइटिस बना रहता है, तो उसको कोई ना कोई स्किन इश्यूज बने रहेंगे। जैसे कि एक्ने मिल सकते हैं, राइट, डलनेस मिल सकती है, और इसके अलावा सोरासिस जैसी स्किन कंडीशंस होती हैं, वो बढ़ जाती हैं या वो ट्रिगर हो जाती हैं। तो अगर हमारा मल अच्छे से पास हो रहा है या हमें स्टूल अच्छे से पास हो रहा है, हमें कोलाइटिस नहीं बन रहा है, हम फ्रेशन अप अच्छे से हो पा रहे हैं, टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं, तो हमें एक्ने जैसे इश्यूज या फिर सोरासिस जैसी स्किन कंडीशंस कम ट्रिगर होती हैं और वो कम देखने को मिलती हैं। ओके। एक बात बताइए, एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट के लिए सोशली कितना ज़्यादा प्रेशर होता है अपनी स्किन का ध्यान रखना?
सर औरों का तो मैं आई कांट से अ वर्ड है ना, बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझ पे टू बी ट्रू एंड टू बी ऑनेस्ट कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे स्किन अच्छी रखनी है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं, ऑल थैंक्स टू माय मदर। उनके जीन्स अच्छे हैं, उनका सुंदरता मिल गया है, या उनके बाल अच्छे मिल गए हैं, या उनकी स्किन अच्छी मिल गई है, तो मुझ पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहता। बट येस, बेसिक जो एक स्किन केयर रूटीन होता है कि हमें क्लेंजिंग अच्छे से करनी है या मॉइस्चराइजेशन बरकरार रखना है ताकि डिहाइड्रेटेड स्किन ना लगे, ड्राइनेस ना लगे, ब्रेकआउट्स ना हो। ऐसा नहीं है कि हमें पिंपल्स नहीं होते हैं। जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में ड्यूरिंग मेंसेस या बिफोर मेंसेस, जब भी मेंस्ट्रुएशन आनी है तो छोटे मोटे एक्ने देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें ऐसा पैनिक नहीं करना है कि हाँ पिंपल्स हो गया, है ना। पैनिक में हम क्या करते हैं, उसको स्क्रैच कर देते हैं या उसको कोशिश करते हैं कि वो दब जाए। उतना दबाते दबाते या स्क्रैच करते करते या तरह तरह का प्रोडक्ट ट्राई करते करते स्किन पे और डैमेजेस हो जाते हैं। तो लीव इट फॉर 2-3 डेज। आप अच्छे से पानी पियो, पैनिक मत करो। ज्यादा ही आपको गंदा लग रहा है पिंपल तो आप नीम का पैक बना के उस पे डॉट पे लगा लो, उसको लीव इट फॉर ओवरनाइट, और आधा घंटा 1 घंटे के लिए आप उसको छोड़ दो। तो यही मैं करती हूँ। अगर पिंपल हुआ तो मैं उसको आई लीव इट लाइक दैट ओनली। आप देख भी सकते हो 1-2 दिख जाएगा क्योंकि पीरियड्स ओवर हुआ है अभी। और ये लगा रहता है सर। अगर कभी भी फीमेल में हार्मोनल इश्यूज रहेंगे या हार्मोनल चेंजेस चलते रहेंगे थ्रू आउट द साइकिल, तो थोड़े थोड़े कुछ चीजें बनी रहती हैं। जैसे कई बार जैसे पीरियड्स आ रहे हैं, अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो पीरियड से थोड़े दिन पहले स्किन डल हो जाएगी। और वैसे भी स्किन जो है हर महीने नई बनती है, रीजनरेट होती है ना। तो स्किन डल लगेगी, थोड़े बहुत पिंपल दिख जाएंगे रेड कलर के, या थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो उसमें पैनिक नहीं करना है। आपको पता है इट्स योर नॉर्मल बॉडी, और ये नॉर्मल प्रोसीजर है या फिनोमिना है जो आपकी बॉडी दिखा रही है टुवर्ड्स द चेंजेस इन योर बॉडी। आप उसको एक्सेप्ट करो। और मैं इतना हौश पौश नहीं करती कि अब ये क्लीन अप करा लेते हैं, अब ये प्रोडक्ट लगा लेते हैं। मैं बस फेस वॉश करती हूँ अच्छे से थोड़े दिन, और कोई क्रीम्स या और कोई मेकअप प्रोडक्ट या और कोई मॉइस्चराइजेशन मैं नहीं लगाती ताकि ज्यादा एक्ने ना बने। सिंपल मैंने नीम का पैक लगा लिया, फेस धो लिया, नॉर्मल कर दिया, 2-3 बार फेस धो लिया, पानी अच्छे से पिया। आई मेक श्योर कि मैं अच्छे से फ्रेशन अप हूँ, और वो सॉर्टेड हो जाता है 3-4 दिन में। आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? सर टू बी ट्रू, आई एम अ मदर ऑफ अ किड, है ना। तो बच्चे के साथ ज्यादा समय मिल नहीं पाता कि आप तरह तरह के स्किन केयर स्टेप्स करो। आप अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ और अपना फेस वॉश कर लो, वो भी बहुत बड़ी टाइम है क्योंकि ऑल द टाइम वॉशरूम के बाहर नॉक 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 लगा रहता है। अगर आपका बच्चा होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो ऐसे में अगर आप फेस वॉश भी कर रहे हो और ऑयल इकट्ठा नहीं होने दे रहे हो फेस पे, मेक श्योर कि आप 2 से 3 बार फेस वॉश कर रहे हो और मॉइस्चराइजेशन कर रहे हो अच्छे से। बाहर जा रहे हो तो सनस्क्रीन लगा लिया ज्यादा से ज्यादा। अगर इतना भी फॉलो हो रहा है तो इनफ है मेरे हिसाब से। वंस अ वाइल, कभी वंस अ वीक कभी टाइम लगा या आप निकाल पाए अपने लिए टाइम, तो आपने दही लगा लिया फॉर एग्जाम्पल फेस पे। ओनली दही? बेसन एंड दही, है ना। एक पैक बना के लगा लिया। या फिर आपने कभी एलोवेरा जेल से एक्सफोलिएट कर लिया कि आप एलोवेरा जेल जो प्लांट बेस्ड होता है उसका एक लीफ तोड़ा, लगा लिया, रब कर लिया, वॉश कर लिया, राइट। तो लाइक दैट आई यूज टू मैनेज माई थिंग्स। कभी हल्दी लगा लिया थोड़ा सा बेसन और दही में मिला के, तो वो वीकली या कभी 15 डेज में टाइम मिला तो आई यूज टू डू दैट थिंग्स। कभी मैं मलाई लगा लेती हूँ जब मुझे ड्राइनेस लगती है। अच्छा। या मैं कच्चे दूध से अपना फेस धो लेती हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत रेडनेस हो रही है या बहुत हीट निकल रही है, तो मैं कच्चे दूध से अपना फेस धो लेती हूँ। वो भी बहुत अच्छा एक ठंडा इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। और जिनका हीट निकलता है ज्यादा या एक्ने बनती है, वो ये सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं। ओके। एंड रात को आई मेक श्योर कि हाँ मैं सारा ये जो काजल है इसको साइड उतार दूं, लिपस्टिक है तो इसको साइड उतार दूं, और आई मेक श्योर कि मैं फेस वॉश जरूर करूं और मॉइस्चराइज जरूर करूं। दैट्स इट। मेकअप तो एक बहुत एसेंशियल पार्ट है आज की डेट में। आपने भी बोला कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि शाम को मैं निकाल के ही, एग्जैक्टली, है ना। सो बट बहुत सारे लोग जो नहीं कर पाते हैं ये, या फिर जाने अनजाने में वो कर रहे हैं, तो अपने साथ क्या गलत कर रहे हैं? सर वो ये गलत कर रहे हैं, नेक्स्ट डे जब वो उठेंगे ना तो उनकी स्किन पे क्रैक्स मिलेंगे उनको। ओके। और ये 2-3 दिन लगातार अगर वो ये फॉलो करेंगे तो उनकी स्किन उनको डल दिखेगी। एट द सेम टाइम क्रैक्स भी दिख सकते हैं। एट द सेम टाइम कुछ इचिंग या फिर ऐसी कोई सेंसिटिविटी भी बन सकती है, क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स आर नॉट वेरी सेफ कि आप उसको रात में पहन के भी सो जाओ, राइट। तो अगर आप कहीं जा रहे हो, व्हेनेवर यू गोइंग आउट, आप बाहर जा रहे हो, पार्टीज में जा रहे हो, इट्स ओके आप करो, उसमें बुराई नहीं है। बट मेक श्योर व्हेन यू आर कमिंग बैक, जब आप वापस आ रहे हैं तो आप उसको अच्छे से वॉश कर रहे हैं, उसको अच्छे से क्लेंस कर रहे हैं और मॉइस्चराइज करके सो रहे हैं। ये जरूरी है रूटीन में, ये तो डालना ही चाहिए सबको। और ज्यादा कुछ नहीं फेस पे लगाना। आजकल नाइट क्रीम्स हैं या डे क्रीम्स चल रही हैं, राइट। आप ये पैक लगा के सो जाओ, सुबह तक आपका
ग्लास स्किन हो जाएगा, है ना। तो आप ये सोचो, जब वो पैक लगाया जाता है, अगर आपने वो पैक भी देखा है, मैंने नहीं देखा, सॉरी। ओके, तो आप देखना, राइट, वो पैक भी जब लगा के सोया जाता है तो वो 15-20 मिनट बाद ही इतना टाइट हो जाता है, ड्राई हो जाता है। जब आप उसको खींचते हो तो आपको लिटरली ब्रूज भी हो सकते हैं, या फिर आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है, या फिर आप स्किन को टॉर्चर कर रहे हो, राइट। तो वो पूरी रात लगा के आप सो रहे हो और सुबह उतार रहे हो, तब तक तो आपका फेस बहुत ड्राई हो जाएगा, स्किन इतना खिंचने लग जाएगा। तो ये सब स्टेप्स नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। आपसे फेस वॉश करो, जो भी आपका स्किन टाइप है उसके हिसाब से, जो आपको प्रोडक्ट सूट कर रहा है, सबसे बड़ी चीज सूट करना चाहिए, एंड आप मॉइस्चराइज करो एंड देन गो टू स्लीप। फेस वॉश चूज करते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपने बोला स्किन टाइप है, तो कोई कैसे पता करे कि उसका स्किन टाइप कैसा है? पता करने के लिए सर इट्स वेरी इजी, है ना। जैसे वी हैव ऑयली स्किन, जहाँ पे एक्ने बहुत होते हैं, या एक्ने में पस पड़ जाता है, या हमेशा स्किन ऑयली ही दिखती है, तो उसके लिए आपको फोम बेस्ड फेस वॉशेज ही यूज करने चाहिए। ठीक है। जो जेंटल है, लेदर ज्यादा नहीं बना रहे, फोम है, तो वो आपका सारा ऑयल भी हटाएगा और एट द सेम टाइम प्रोड्यूस नहीं होगा और ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स के थ्रू। देन वी हैव ड्राई स्किन, है ना। तो ड्राई में आप जेल बेस्ड क्लेंजर्स या फेस वॉश यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई में यहाँ पर वाइट दिख रहा है या फ्लेकीनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, तो उसमें आप जेल बेस्ड क्लेंजर्स पे जा सकते हैं। देन वी हैव कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन में आपको ड्राई भी मिलेगा एंड ऑयली भी मिलेगा, तो उसमें भी आपको कोशिश यही करनी है कि जो भी आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं वो जेंटल होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा माइल्ड होना चाहिए, बहुत ज्यादा आई वुड से फॉर्मल्डिहाइड ना हो उसमें, पैराबेन्स ना हो, कोल टार ना हो, फ्रेगनेंसेस ना हो, फोम बनाता हो, माइल्ड फोम बनाता हो, आप ऐसे फेस वॉशेस या क्लेंजर्स को आप रेकमेंड कर सकते हो। एंड उसके बाद नॉर्मल स्किन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप नीम फेस वॉश भी लगा सकते हो। क्या ये सही बात है कि एक्ने आते ही आते हैं टीनेज में, या फिर कुछ हमारी तरफ से गलतियां हो रही हैं जिस वजह से एक्ने आते हैं? सर, जो टीनेजर्स एक्ने होते हैं ना, दे आर वेरी मच फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो एब्सोल्युटली नॉर्मल इन फिनोमिना है, वो डिसीज रिलेटेड नहीं है या वो एबनॉर्मल नहीं है, राइट। तो किसी को ज़्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं, या किसी को 1-2 आके रह जाते हैं। तो दीज मतलब ये जो हो रहा है हमारे साथ, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक हम 11-12 साल तक हमारे हार्मोन्स अलग थे। सडनली हार्मोन्स हमारे चेंज हो रहे हैं और हम ग्रोन अप अडल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन भी बन रहा है, फीमेल में एस्ट्रोजन भी बन रहा है। तो ये सारे हार्मोन्स का जब फ्लक्चुएशंस आता है तो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है कि आपको एक्ने देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर यूथ क्या करता है, तरह तरह के कितने मैकेनिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो लेते हैं, पील्स लगाते हैं, या फिर बहुत सारे डॉक्टर बदलते रहते हैं, या बहुत सारी ऐसी मेडिसिन खाते हैं जो आगे लॉन्ग टर्म उनको प्रॉब्लमेटिक हो सकती है उनके लिए। तो ऐसे में उनको मेरे हिसाब से ऐसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सबके साथ आता है फेस। आई एम श्योर ये मेरे साथ भी आया था, आपके साथ भी आया होगा, या हमारे बच्चों के साथ भी आएगा। तो आई एम वेरी मच श्योर कि यहाँ पर आप इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट्स और पील्स और इन सब के पीछे ना जाके आप थोड़ा सा अपना खान पान चेंज कर लो, क्योंकि जो वहाँ पे पिंपल्स हो रहा है, एक्ने हो रहा है, वो सिबेशियस ग्लैंड के एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। ऐसे में आप ऑयली खाना या जंक फूड, प्रोसेस फूड, रिफाइंड चीज़ें, मैदा, शुगर इनटेक कम कर दो, तो वो वैसे ही आपको थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा। मेक श्योर कि आपको एक्ने हो रहा है तो आप एक्ने स्किन वाला फेस वॉश यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा सिया का है एक्ने फेस वॉश है, आप वो यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई फॉर्मल्डिहाइड, पैराबेन्स या फ्रेगनेंसेस नहीं है। Okay. वो यूज करें, मॉइस्चराइज करें एंड दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। करना है तो अपनी ईटिंग हैबिट्स आप ठीक कर लो, आप अपना रूटीन ठीक कर लो। पूरे दिन आप ऐसे बैठे मत रहो, सीडेंट्री लाइफस्टाइल में मत जाओ, मेक इट एक्टिव। आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो और खाना आप अच्छा खाओगे तो आई डोंट थिंक सो यू डोंट नीड एनी फर्दर ट्रीटमेंट्स और इतना महंगा ट्रीटमेंट्स। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ऑयली फूड मत खाओ और चॉकलेट्स मत खाओ, पिंपल्स हो जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, सच्चाई की अगर मैं बात करूं तो एक्सेसिवली अगर ऑयली स्किन ही है हमारी, अगर हमारे ग्लैंड्स एक्स्ट्रा ऑयल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे हम और एक्स्ट्रा ऑयली खाना खाते हैं या फ्राइड फूड खा रहे हैं या जंक फूड खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं, चॉकलेट्स कम अंडर शुगरी फूड्स, राइट, तो ये आपका एक्ने फॉर्मेशन और बढ़ा देता है, क्योंकि ग्लैंड्स फिर एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ऐसे में मेक श्योर कि आप इतना एक्सेसिवली नहीं खा रहे, आप उसको लिमिटेड अमाउंट में खा रहे हैं या थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं जब आपको एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आप गर्म चीजें नहीं खा रहे हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप बादाम को बिना भिगोए खा लो और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी एक्ने हो जाता है। अच्छा। हाँ,
तो बादाम को बिना भिगोए अगर आप खा लो हाँ। और स्किन अगर हमारी ऑयली है तो भी एक्ने हो जाता तो है। भी एक्ने हो जाता है, एक छोटा सा पिंपल दिख जाएगा, या आप काजू खा लो या क्या लॉजिक है रेजिन्स खा इसका? लो। सर ये गर्म होते हैं फूड, राइट? अगर आप विंटर्स में खा रहे हो तो मे बी इट्स ओके, बट अगर आप समर्स में खा रहे हो जहाँ पे 48-50 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और वो सोक्ड नहीं है, वो गर्म ही है, स्टिल उनकी तासीर गर्म ही है, और वो आप एज इट इज खा लोगे तो शायद फिर वो एक्ने ब्रेकआउट्स कर सकता है। तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी है। और क्या अवॉइड करना है डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर एक्ने है तो? एक्ने है तो डेयरी प्रोडक्ट्स आर ऑल इन्फ्लेमेटरी, मतलब ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो अब आपका ऑयली स्किन है, प्रोन टू एक्ने है, तो वो वहाँ पे एक्ने बनाएगा क्योंकि इट्स इन्फ्लेमेशन ओनली, है ना? तो वहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स को जरूर अवॉइड करें, स्विच कर ले। देयर आर वेरी ग्रेट ऑल्टरनेटिव्स, ऐसा नहीं है कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप स्विच नहीं कर सकते। और आधे से ज्यादा लोगों को आजकल पता ही नहीं है कि हम डेयरी पचा पा रहे हैं या नहीं पचा पा रहे हैं। इसका पता कैसे लगाए कोई? सर अगर डेयरी प्रोडक्ट खा के आपको ब्लोटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो एब्सोल्युटली दीज आर नॉट मेंट फॉर यू। तो डेयरी प्रोडक्ट्स आपके लिए नहीं है। बट वहीं पे अगर आप कोई छाछ ले रहे हो, उसका फॉर्म बदल दे रहे हो, है ना, वो आपको ठंडा देगी या ठंडक पहुंचाएगी, उसका इंटेक आप कर सकते हैं। या फिर आप उसका सोर्स बदल सकते हो, जैसे सोए पनीर आप खा सकते हो, नारियल का दही आप खा सकते हो। नारियल का दही? यस, नारियल का दही भी बनता है। ये पहली बार सुना मैंने। बिल्कुल बनता है। Okay. इट्स देयर, मतलब अगर आप बनाना चाहते हैं और उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप एक बार रेसिपी जान के नारियल का दही जरूर ट्राई करें। अच्छा, नारियल का दही के क्या बेनिफिट्स हैं? सर एक तो वो इन्फ्लेमेटरी नहीं है, है ना, तो वो कोई भी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन चल रहा है तो उसको रिड्यूस करेगा। एट द सेम टाइम कोकोनट बहुत ठंडा होता है तासीर में, तो वो ठंडक पहुंचाता है। अगर कोई भी एक्ने, सोरासिस, कोई भी स्किन कंडीशन चल रही है तो उसमें आपको बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो तासीर उसकी ठंडी है तो वो कूल डाउन करेगा। तो ऐसे जब इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, तासीर को वो कूल डाउन करके रखेगा, गर्म और हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो आपकी स्किन पे अलग ही बेनिफिट्स दिखेंगे। तो वो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, राइट? एंड बाहर का खाना, सर आजकल जंक और प्रोसेस फूड ही बंद करते काफी चेंजेस आप देख लेते हो कि आ रहे हैं। राइट। हमारे रूटीन में भी आ रहे हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी आ रहे हैं और हमारी स्किन पे भी आ रहे हैं। तो स्किन सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है सर, जो भी आपके अंदर चल रहा है ना वो यहाँ दिखेगा। Right. आप दुखी हो तो दिखेगा, आपका पेट खराब है तो दिखेगा, राइट। राइट? आप बहुत ज्यादा आपको डाइजेस्टिव इश्यूज बने रहते हैं तो भी दिखेगा, एंड यू नॉट फीलिंग वेल तो भी दिखेगा। तो स्किन इज द ओनली रिफ्लेक्शन। अगर आप अंदर सब सही करके चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यूज आपको बाहर जल्दी से दिखते हैं। वो कहते हैं ना आप कि आयुर्वेद में कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यस, Okay. एब्सोल्युटली। जब स्किन केयर प्रोडक्ट चूज करते हैं तो कोई कैसे स्किन केयर प्रोडक्ट अपनी स्किन के हिसाब से चूज करे? ट्रायल एरर करके ही देखे या फिर कोई साइंस बैक्ड सोल्यूशन भी है इस चीज का? सर वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे ब्लोटिंग पेपर टेस्ट हम कर लेते हैं टू नो ब्लोटिंग पेपर टेस्ट? यस। ओके। तो ये क्या टेक्निक है कि आपने फेस वॉश करा एंड आफ्टर हाफ एन आवर और 1 आवर बाद आपने एक ब्लोटिंग पेपर लिया और फेस पे ऐसे आपने जब लगाया उसको, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑयल में या फिर वो ऑयली दिखना शुरू हो जाता है तो ऑयली स्किन हो जाती है। वही वो जब आपका सिर्फ इतने एरिया में ऑयल आ रहा है, ये एरिया ड्राई है, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन बन जाता है। अगर वो ड्राई है तो बहुत हल्के से पैचेस आपको ऑयल के देखने को मिलेंगे। तो दैट इज हाउ यू केम टू नो अबाउट योर स्किन टाइप। ये कौन सा पेपर बताया आपने? बीपीटी, ब्लोटिंग पेपर, इजिली अवेलेबल ऑन ब्लिंकिट एंड एक्सेट्रा। अच्छा, सब जगह मिल जाता है? सब जगह मिल जाएगा, राइट? इससे कोई भी पर्सन अपनी स्किन टाइप जो है पता कर सकता है? हाँ। ठीक है। एंड बी सर, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप सैलून में जाते हैं, है ना, आपको तरह तरह का ट्रीटमेंट, डी टैन करा लो, आप ये फेशियल करा लो, आप ये प्रोडक्ट लगा लो, ये पैक लगा लो, तो वो लगाने से पहले ना आप मेक श्योर करें कि आप अपने हाथ पे थोड़ा सा चेक कर लें एरिया पे लगा के कि आपको इससे सेंसिटिविटी तो नहीं बन रही है। अगर वो प्रोडक्ट लगा के आपको बर्निंग है, इचिंग है या वो रेड हो रहा है तो वो प्रोडक्ट्स आप मत लगाइए, या वो पैक मत लगाइए, या वो फेशियल्स मत कराइए। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक चूज कर लिया आपने जी, क्योंकि सैलून में हर कोई जाता है और वहाँ पे बस ये बता दिया जाता है कि ये वाला पैक है, ये गोल्डन है, ये डायमंड है, या लेट्स से कोई फेशियल भी करा रहा है। उस वाले केस में क्या कोई कैसे देखे, या डी टैन भी किसी को कराना है तो? हाँ सर, डी टैन कराने से पहले ऑलवेज मेक अ टेस्ट ओवर हियर। Okay. आप थोड़ा सा उनसे लो कि आप बना के दे दो, आप यहाँ लगा के देखो। ठीक है। अगर यहाँ पे रेडनेस, बर्निंग रेडनेस या इचिंग, बर्निंग या फिर ऐसे छपाकी सी नहीं पड़ रही है तो ठीक है, यू कैन गो फॉर इट, इट्स योर चॉइस। अगर पड़ रही है तो डोंट ऑप्ट।
D10 पैक भी कोई लगाता है तो ऑब्वियसली थोड़ी सेंसेशन उस तरीके की आती है, थोड़ी हल्की सी बर्निंग तो नहीं मैं कहूँगा, बट थोड़ा सा वो रहता ही रहता है। वो खुद भी कहते हैं कि भैया ये तो होगा ही, है ना। तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे करे पर्सन कोई? रेडनेस नहीं होगी सर। अच्छा। अगर बर्निंग है, नॉर्मल हो रहा है एज पर द जो भी दावा कर रहे हैं, अगर सिर्फ बर्निंग है, हल्की बहुत इचिंग है, इट्स ओके उनके हिसाब से। बट अगर आपको रेड भी दिख रहा है ना एट द सेम टाइम, दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव टू दैट थिंग, पर्टिकुलर आप मत लगाइए। क्योंकि सेंसिटिव स्किन किसी भी स्किन टाइप के साथ मिल सकती है। आपको ड्राई के साथ भी मिल सकती है, कॉम्बिनेशन के साथ भी मिल सकती है, ऑयली के साथ भी मिल सकती है। तो इट्स लाइक दैट कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए सेंसिटिव हैं और आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे बर्न हो जा रहा है या फिर रेडनेस हो जा रही है। अब मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मुझे हेडेक हो रहा था एंड आई डोंट प्रेफर टू टेक मेडिसिन की मैं जल्दी से मेडिसिन ले लूं, तो मैंने झंडू बाम लगाया और ये जल गया। तो दैट्स मीन कि आप सेंसिटिव हैं, राइट। तो ये झंडू बाम से ही जब जल सकता है, एंड अगर आप इतने तरह तरह के पैक का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ब्लीचेस लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो पहले आप एक बार टेस्ट कर लें कि इज इट सूटिंग यू और नॉट। ऐसा ना हो कि वो स्किन ही जला दे, बर्न कर दे। और ये सब जो ट्रीटमेंट्स होते हैं सर, ये टेम्परेरी हैं। ये 2 से 4 दिन ही आपको ग्लो दिखाएंगे या स्किन को साफ रखेंगे। आप परमानेंट सोल्यूशन पे क्यों नहीं भागते हो? राइट। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड क्यों नहीं करते हो? आप पानी अच्छे से क्यों नहीं पीते हो, या आप नारियल पानी क्यों नहीं पीते हो, राइट। आप ऐसी फिजिकल एक्टिविटी क्यों नहीं करते? लोग ब्लश बहुत लगाते हैं। आप 1 घंटा विगरसली एक्सरसाइज करो, क्या नेचुरल ब्लश आता है फेस पे, वो कोई नोटिस नहीं करता, है ना। ऑल रेड, किसी ब्लश की जरूरत ही नहीं है। तो आप परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जब भागेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, और फिर ऐसा नहीं है कि 2 दिन रहा और चला गया, वो रिटेन रहेगा। तो हेल्दी स्किन टाइप सर एक मेरे हिसाब से एक पूजा है या रेजीम है जो आपको फॉलो करना है। इट्स नॉट अबाउट ओनली अप्लाइंग द कॉस्मेटिक और कोई प्रोडक्ट लगा लिया, कोई फेशियल ले लिया या ट्रीटमेंट ले लिया। इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी। आप अच्छा खा रहे हैं, आप अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन ठीक है, मेकिंग श्योर कि आप ऐसी वैसी कोई चीज नहीं लगा रहे हैं, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो वो एक रेजीम है, एक पूजा है, वो ऐसे झटके से नहीं मिलता। झटके से सिर्फ टेम्परेरी मिलता है। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा आपको, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अब आपको पता है कि आपको पर्टिकुलर चीज खा के प्रॉब्लम होती है, तो आप क्यों खा रहे हैं? वो 90 सेकंड का टेस्ट, यस, वो सारा काम खराब कर देता है अरे आपका। सर, पेशेंट आते हैं ना मेरे पास, मुझसे पूछो मुझे कैसे टैकल करना पड़ता है। पेशेंट को पता है ये चीज खा के सोरासिस बढ़ेगा, फिर भी वो खा रहा है, फिर वो कंप्लेंट ला रहा है, मैम ये तो फिर से आ गया। जीभा पे कंट्रोल नहीं है। जीभा पे कंट्रोल नहीं है। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो मैं जितना बोलती हूँ कंट्रोल करने के लिए, उससे कहीं ज्यादा कंट्रोल करते हैं, और वो 1-2 महीने में ठीक होके भी चले जाते हैं, एंड दे वोंट कम बैक कि ये वापस आ गया, क्योंकि वो रेजीम मेंटेन है। राइट। तो अगर ये चीजें मेंटेन्ड है तो आप मेडिसिन और डिसीज फ्री रह सकते हैं। बट आप जब खुद की श्योरिटी नहीं लेते कि हाँ हम ये कर पाएंगे, हम फिर आप shortcut खुद ढूंढते पे हो। नियंत्रण ले पाएंगे, फिर आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट करा लो, ड्रिप्स ले लो, स्किन वाइटनिंग करा लो, मतलब जो भी आजकल मार्केट में चल रहा है। ठीक है। कोई नेचुरल रहना नहीं चाह रहा। डॉक्टर मेघा के अकॉर्डिंगली D10, फेशियल, ये सब कराने चाहिए? सर अगर कुछ बहुत ही बड़ा ओकेजन है, इफ यू वांट टू लुक गुड फॉर 2-3 डेज, आपको ग्लो चाहिए, आपको एक्सफोलिएशन ही करना है, ठीक है, वंस अ वाइल, वंस अ ईयर, 6 मंथ्स में आप कराओ, नॉट मेक इट अ रेगुलर हैबिट। जब कोई फेशियल भी कराता है, अभी तो बहुत कुछ अलग लेवल पे चीजें चलती हैं, हम थोड़ा बेसिक पे आते हैं, बट क्या वो स्किन के अंदर भी वो जाता है वो सारा? एब्सोल्युटली जाता है सर। जो भी हम लगाते हैं स्किन पे वो हमारे अंदर जाता है। जब पसीना बाहर आ सकता है स्किन से, तो जो भी आप चीज अप्लाई करोगे वो कहीं ना कहीं तो अंदर जाएगा ही ना। तो लेयर्स है स्किन की, हो सकता है कम अमाउंट में जाए, बट वो जाता जरूर है। तो वहाँ पे जब आप केमिकल्स, इतनी सारी चीजें आप लगा रहे हैं और आप इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी में भी पहुंचा रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। एंड आई वुड रेकमेंड कि आप नॉर्मल ऑयल ले लो, जैसे ऑलिव ऑयल लिया सर्दियों में, या गर्मियों में कोकोनट ऑयल लिया, आप फेस मसाजेस खुद से कर लो, वैसे ही आपका फेस अपलिफ्टेड लगेगा और ग्लो करेगा और ब्लश वाला इफेक्ट भी देगा। एंड मुझे टू बी ट्रू पर्सनली, जैसे मुझे पता है मेरा शूट आपके साथ हुआ या कुछ हुआ, तो आई डोंट ऑप्ट सच थिंग्स। टू बी ट्रू, मैं क्या करती हूँ, मैं दही बेसन का घोल बनाया मैंने रात को, 10 मिनट लगाया और फेस वॉश कर लिया। डॉक्टर मेघा यहाँ बैठी है पॉडकास्ट में, जो स्किन की ग्लो कर रही है, ये कैसे कर रही है? सर ये नॉर्मली ऐसे कोई ग्लो नहीं कर रही है, दिस इज वेरी मच नॉर्मल। लाइट पड़ रही है? हाँ, मे बी ये लाइट का इफेक्ट है। ठीक है। दिस इज वेरी मच नॉर्मल, राइट। तो रात को मैंने कुछ नहीं किया था, बस मैंने थोड़ा सा बेसन और दही मिलाया, थोड़ा सा उसमें टोमेटो जूस मिलाया, और मैंने 10 मिनट रखा और फेस वॉश कर लिया। सुबह मैंने फेस वॉश करा और मॉइस्चराइजेशन करके और लिपस्टिक एंड लाइनर लगा के आई एम सिटिंग विद यू। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि आई वाज स्मॉल किड,
मुझे उससे बच के भी आना पड़ता है, नहीं तो वो मेरे साथ होता, राइट। तो मैं तो जल्दी जल्दी आ गई, बस ठीक है। सही है। हाइपर पिगमेंटेशन का क्या फंडा है, और ये जो एक दिन में स्किन फेयर हो जाएगी, ये मार्केटिंग गिमिक है या फिर एक्चुअल में ऐसा कुछ हो जाता है? सर अगर एक दिन में स्किन फेयर होने लगती तो आई गेस अफ्रीकन्स का जेनेटिक मटेरियल बदल गया होता है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दिन में आप स्किन बदल सकते हो या फिर अपना जेनेटिक मटेरियल का मतलब बदल सकते हो। आपने जो एग्जांपल दिया ना, बहुत हार्ड हिटिंग एग्जांपल दिया है। चलिए। अच्छा, राइट। तो एवरी मतलब ऐसे तो वो भी ले सकते हैं एक दिन में स्किन ट्रीटमेंट और ऐसे हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं कोई रेसिज्म वाली चीज नहीं बोल रही हूँ। इट्स अ जेन्युइन एग्जांपल, राइट। कि आप ऐसे सोचने लग जाओ तो फिर तो आप पूरा जेनेटिक मटेरियल ही बदल सकते हो, है ना। या फिर हम एक दिन में ऐसा ऑस्ट्रेलियन या फिर ब्रिटिश लग सकते हैं, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। हमारा जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है या स्किन टेक्सचर है, वो इट्स ऑल ऑन द जेनेटिक मेकअप। जहाँ पे भी आपके जीन्स हैं, माता पिता के, दादा दादी, नाना नानी, मामा बुआ मासी, आप वहीं लाए करोगे, वहीं लैंड करोगे, कुछ अलग से नहीं ले आओगे। तो वही जीन्स चले आ रहे हैं, बट आप एक दिन में गोरे हो जाओगे ऐसा कुछ नहीं होता, एंड करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आगे जाके कोई भी कॉम्प्लिकेशन बना सकता है आपकी बॉडी के साथ। तो खिलवाड़ ना करे, जैसा प्रभु ने बना के भेजा है उसको एक्सेप्ट करे, उसको और निखारे। राइट। व्हाट इज हाइपर पिगमेंटेशन बाय द वे? हाइपर पिगमेंटेशन सर, जब आपने कुछ फीमेल्स देखी होंगी जिनके यहाँ पर कुछ कुछ ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैकनेस आने लग जाती है, और वो ज्यादातर चेंजेस कब आते हैं, जब डिलीवरीज हो गई होती हैं प्रेगनेंसी के बाद, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो या आपने बच्चे को पैदा किया, या फिर मिनोपॉज, जब पीरियड्स आने रुकते हैं फीमेल में, तब ये पिगमेंटेशन, यस 45-50, तब ये पिगमेंटेशन इश्यूज आने लगते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ और थे, डिलीवरी के बाद कुछ और हुए, ब्रेस्ट फीडिंग पे कुछ और चले, फिर ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाई, कुछ और हो गए, तो ये पिगमेंटेशन इश्यूज होते हैं। एंड मिनोपॉज पे भी सेम, आपका जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स ईस्ट्रोजन या अदर हार्मोन्स वो कम होता जाता है, बॉडी फिर से चेंज हो रही होती है, तो वो पिगमेंटेशन इश्यूज आपको स्किन पे दिखना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेक श्योर करना है कि आप ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट्स ना कराएं जो वो फैलाएं। एक सबसे अच्छी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कैलेंडुला, गेंदे का फूल। गेंदे का फूल, ओके। है ना, गेंदे का फूल आपने नॉर्मल पीसा और उसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिलाया, राइट, और उसको आपने लगाना शुरू कर दिया व्हेन यू आर हिटिंग योर प्रेगनेंसी, व्हेन यू आर हिटिंग योर ब्रेस्ट फीडिंग और व्हेन यू आर हिटिंग योर मिनोपॉज। और मेक श्योर कि आपकी बॉडी में विटामिन्स पूरे हों, विटामिन डी, विटामिन B12, मैग्नीशियम, आयरन, अगर ये पूरे हैं, और आप ये अगर एक ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दिस इज वेरी मच नॉर्मल, थोड़ा ज्यादा सबको आता है। मतलब मैंने अपनी मम्मा को देखा, उन्हें भी आया, मैंने औरों की मम्मा को देखा, उन्हें भी आया, दिस इज सो कॉमन, शायद हमें भी आएगा। तो ये चीजें आप कम कर सकते हो या रोक सकते हो, या उस दौरान अपने आप को बेटर प्रेजेंट कर सकते हो, बट डोंट ऑप्ट सच ट्रीटमेंट्स कि हाँ हम कुछ भी करा लेते हैं, बोटॉक्स चल रहा है, फिलर चल रहा है, फेस लिफ्ट चल रहा है, ये चल रहा है, तो वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये एक पर्सनल चॉइस है, आपकी पर्सनल चॉइस अगर आपको अलाउ करती है तो आप कुछ भी मैंने देखा आजकल तो उस तरीके के जा रहा है कि अगर यहाँ पे अगर स्किन ब्लैक पड़ गई है या फिर थोड़ी सी डेड स्किन हो गई थोड़ी सी, तो इस पोर्शन को ही हट निकाल दे रहे हैं, आपको दूसरा पोर्शन लगा दे रहे हैं, कुछ ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको। लॉन्ग टर्म तक चल जाती है ये चीज? सर नथिंग इज परमानेंट, हम भी परमानेंट नहीं है, तो ये प्रोसीजर्स तो फिर हमारे द्वारा बनाए हुए हैं, तो नथिंग इज परमानेंट। बट आप अगेन जब आप इनको पैनिक करते हैं इन इश्यूज को, तो मुझे लगता है इश्यूज और बढ़ते हैं। टेक इट एज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कि ये नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होती है, किसी के साथ ज़्यादा है, किसी के साथ कम है, डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। और आप उसको प्रिवेंटिव मेजर्स पे खेल सकते हो, अपना खान पान अच्छा रख के, कुछ नुस्खे अच्छे अपना के आप कर सकते हो, हमारे आयुर्वेद को चूज करके आप कर सकते हो। डोंट गो फॉर सच ट्रीटमेंट्स और अपने साथ खिलवाड़ ना करें। बट बहुत सारे लोग ये खिलवाड़ कर रहे हैं कि उनको अच्छा दिखना है, उनके लिए जब उनकी स्टेटमेंट सुनते हो आप कि आपने ये क्यों करवाया या फिर इसको कराने का क्या रीजन था मेन, तो उनके लिए अकॉर्डिंगली कि ये करवाने के बाद अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, अब मैं अच्छा दिखता या अच्छा दिखती हूँ, एंड उससे फिर क्या है कि ओवरऑल मेरे पर्सनैलिटी के ऊपर असर पड़ता है, इसलिए लोग मेजॉरिटी उस तरफ जा रहे हैं। तो ये कितना सही है? सर पहले तो ये क्वेश्चन मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अच्छा आपको अपने लिए दिखना है या लोगों के लिए दिखना है? उनके अकॉर्डिंगली तो मतलब ऑब्वियसली उनको शो ऑफ या फिर लोगों के लिए सामने। और ऐसी बात नहीं है सर, जो हमारे पेजेंट्स होते हैं, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड, जो भी पेजेंट्स होते हैं हमारे इंटरनेशनली, वहाँ पे सिर्फ ब्राइटर वुमेन ही नहीं जीतती है, वहाँ पे बाल्ड भी जीतती है,
वहाँ पे डार्क इन कलर भी जीतती है, Right. वहाँ पे कम सुंदर फीमेल भी जीतती है। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? विद इन आ रहा है। Yeah. तो पहले डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी हमें कि हम चाहते क्या है, या हमें औरों को दिखाने के लिए अच्छा लगना है, या खुद की एक्सेप्टेंस है कि हाँ हमें अच्छा लगना है, या खुद के लिए अच्छा लगना है, राइट? आप किसी के लिए भी सर, नो मैटर्स व्हाट, वो कैसा भी दिखता है ना? एक माँ के लिए हर बच्चा अच्छा ही होता है, Obviously. इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, हाइट, वेट, एवरीथिंग। तो वहां पे जब वो विजन क्लियर है कि मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, कुछ मत कर बेटा, तू ऐसे अच्छा लग रहा है ना? तो वो विजन आपके अंदर क्यों नहीं है? तो जब ये एक चीज आ जाएगी कि हाँ हमें औरों को दिखाने के लिए परफेक्ट नहीं होना या अच्छा नहीं दिखना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है और हम स्ले कर सकते हैं जैसे भी हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। डार्क स्पॉट्स या स्कार्स के लिए कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? सर ये जो डार्क स्पॉट्स है ये कैसे बनते हैं? ज्यादातर ये एक्ने इरप्शन या कोई बॉयल हो गया, उसको हमने स्क्रैच कर दिया, उसके अंदर का जो भी कलेक्शन है, फ्लूइड कलेक्शन, सीबम कलेक्शन, पस कलेक्शन, वो नहीं निकाला तो वो डार्क स्पॉट बन जाता है ना? तो उसको पहले तो स्क्रैच करना हमें बंद करना पड़ेगा, उसको छीलना बंद करना पड़ेगा, राइट? और हम अच्छे से उसको साइड से अगर पॉपअप करें, उसका सीबम कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन या पस कलेक्शन अच्छे से निकाल दें, तो कोई डार्क स्पॉट नहीं बनता। तो ये अगर मेथड ठीक हो गया तो शायद डार्क स्पॉट बनेंगे नहीं, राइट? और अगर डार्क स्पॉट्स बन भी रहे हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैलेंडुला, मैंने पिगमेंटेशन के लिए एक चीज आपको बताई, वही सेम कैलेंडुला में आप उसको, जो हमारा गेंदे का फूल है, उसको आप थोड़ा सा मिक्सी में पीस के उसमें गुलाब जल मिला के लगा सकते हैं, तो डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड लगा रहे हैं। अब वो ग्लाइकोलिक एसिड क्या कर रहा है, स्किन को और जला रहा है। मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्हेन आई वाज यंग स्टडिंग, तो एक मेरा डार्क स्पॉट हुआ और मैंने वहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड लगा लिया। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो वो स्किन और जल गई मेरी। तो ऐसे जो अननोइंगली चीजें हम कर देते हैं वो शायद हमें नहीं करनी है। मेक इट सिंपल, मेक इट नेचुरल, मेक इट प्योर एंड लिव इट। अगर डार्क स्पॉट है भी तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? नहीं, किसी को फर्क पड़ रहा है, बट उसी के लिए वो पूछ रहे हैं कि क्या कुछ रेमेडीज हैं आपके पास? यही रेमेडी है सर, सबसे गेंदे अच्छी के फूल वाली remedy जो है। आपने हाँ, बताई। हाँ। ओके। केमिकल पील्स काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल, तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें आप। क्या ये सेफ है या फिर डैमेज करता है लॉन्ग टर्म में? जो हमारी पील्स हैं वो डीपली एक्सफोलिएट करती हैं स्किन को और डेड स्किन पील ऑफ करके वो निकाल देती है। दिस इज व्हाट पील इज डूइंग, जितना मुझे पता है, हालांकि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो केमिकल पील्स हम लगा तो रहे हैं, बट उससे हमें एक्यूट सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब रेडनेस मिल सकता है, बर्निंग मिल सकता है, इरिटेशन मिल सकता है, और स्किन हमारा थिन हो सकता है, थिनर की तरफ जा सकता है, सेंसिटिविटी बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग केमिकल पील। और वो एक्सफोलिएशन है, डीप एक्सफोलिएशन है, इट्स गुड। आप डेड स्किन को निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्रीक्वेंटली जब आप कराना शुरू कर देते हैं ये सारे प्रोसीजर्स, जैसे केमिकल पील है, तो वो आपकी स्किन जो है वो थिन बनाता जाता है। ओके। क्योंकि वो ज्यादा ही कुछ एक्सफोलिएट हो रही है, स्किन पील ऑफ करके गिर रही है, तो जो टेक्सचर है वो थिन हो गया। थिन हो गया तो वो लूज हो जाएगा, लूज होगा तो वो इलास्टिसिटी अपनी खो देगा, और आपका स्किन और फेस लिफ्टेड नहीं लगेगा, वो लूज लगेगा। ओके। तो बहुत एक्सेसिवली ऑप्ट करने की जगह, इफ यू आर डूइंग इट फॉर वंस इन अ ईयर, और ठीक है आप कर रहे हैं, इट्स गुड, एक्सफोलिएशन हो रहा है, डीप डेड स्किन्स निकल रही हैं, सेल्स निकल रहे हैं, वैसे भी नहीं भी कराओगे तो भी 1 महीने में नया स्किन रीजनरेट हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप करा ही रहे हो, बट आप करा रहे हो, कभी करा रहे हो तो इट्स गुड। बट आप बहुत फ्रीक्वेंटली कराएंगे तो यस, आपका जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो सकता है, आपका जो स्किन है उसका टेक्सचर टाइट नहीं हो सकता है, वो लिफ्टेड फेस नहीं लगेगा, और वो बहुत थिन हो जाएगा। तो थोड़ा सा भी अगर कुछ लगा तो वहां पे वो बड़ी इंजरी आपको दे सकता है। परफेक्ट ग्लो का कोई फॉर्मूला है? परफेक्ट ग्लो लाने का सर सबसे अच्छा तरीका या डेफिनेशन एक ही चीज़ है, पहले तो आप अंदर से खुश रहो। अगर ग्लो है और आप ऐसे ही बैठे हुए हो या रो ही रहे हो तो भी अच्छे नहीं लगोगे, राइट? तो वो एक खुशी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपका, जैसे मैंने पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ ये बात, अगर आपके इंटरनल ऑर्गन्स ठीक हैं, सब कुछ अच्छा है, तो वो ग्लो ऑटोमेटिकली दिखेगा। इफ़ यू आर टेकिंग अल्कोहल और कॉन्टिन्यूसली स्मोकिंग पे आप हैं तो वो डलनेस दिखेगी फेस पे। अगर आप बाहर का ही खाना खा रहे हैं तो वो फेस बताएगा। तो ऐसे में आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, एंड मेक श्योर आप डेली जो अपना रेजीम है वो फॉलो कर पा रहे हैं फेस के लिए। क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजेशन या कुछ हल्दी बेसन टाइप लगा रहे हैं घर में। दिस इज द परफेक्ट मेथड, यू नो, कि आप स्किन को ग्लो करा सकते हैं अच्छे से, राइट? ग्लोइंग स्किन के लिए
टॉप 3 हैबिट्स जो डेली सबको करनी चाहिए? डेली के लिए सर पानी बहुत सारा पीना है, कितना पानी पीना है? एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस एटलीस्ट। कितना लीटर हुआ है? 2 से 3 लीटर। 2 से 3 लीटर। हाँ, Okay. तो 8 to 10 वाटर ग्लासेस पीने ही पीने हैं। और मेक श्योर करें आप हाइड्रेशन के लिए अगर उसमें नारियल पानी ज़रूर ऐड कर पाएँ, या जूसेस अगर आप अच्छे लगते हैं आपको जूसेस तो आप पी पाएँ। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चाय ये भी डल बनाता है, राइट? तो ये अवॉइड करना है। नंबर 2 हैबिट इज कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है ताकि टॉक्सिन्स पसीनों के थ्रू बाहर निकले। एंड नंबर 3 बेसिक जो हमारा स्किन केयर रूटीन है कि आपको फेस वॉश करना ही है, मॉइस्चराइजेशन करना ही है, मेकअप उतार के सोना ही है, ये भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो स्किन आपकी ग्लो करेगी। एक किडनी एक्सपर्ट है, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया है अभी रिसेंटली, तो उन्होंने बताया कि ये जो बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है कि पानी आपको 2 लीटर 3 लीटर इतना पीना ही पीना है डेली बेसिस पे, ये मत करो। हर किसी का बॉडी का डिमांड अलग है ना। तो मैंने पूछा कि पानी कब पिए फिर? उन्होंने बोला जब आपकी बॉडी को नीड हो उस टाइम पिए। आप कह रहे हो जैसे कि डेली 8 से 10 गिलास पीने ही पीने हैं, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर कोई डिसऑर्डर नहीं है, अगर उनको लिवर की कोई बीमारी नहीं है, अगर उनको किडनी की कोई बीमारी नहीं है, तो एटलीस्ट इतना पानी पिया जा सकता है सो दैट कॉन्स्टिपेशन इशू ना हो, यूरिन अच्छे से पास आउट होता रहे। क्योंकि पेशेंट या लोग भी अगर मैं बात करूं तो सर सबको उतनी प्यास नहीं लगती है ना। कोई कम पानी पीता है, कोई 1-2 ग्लास ही पानी पीता है, दे डोंट फील इवन थर्स्टी कि हमें पानी भी पीना चाहिए। ऐसे में अगर आपको प्यास ही नहीं लग रही है और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन इश्यूज बन रहे हैं, यूरिन खुल के नहीं आ रहा है, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 5-6 ग्लासेस तो आप पियो कि एटलीस्ट आपका कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व हो जाए, राइट? और अगर आपको कोई लिवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट में पानी नहीं भर रहा, किडनी अच्छे से फिल्टर कर रही है, किडनी की कोई बीमारी नहीं है, तो आप इतना पानी पी सकते हैं। बट अगर आप पेशेंट हैं किडनी और लिवर के और आपकी बॉडी की डिमांड ही नहीं है, क्योंकि आप पानी पियोगे तो पानी भर जाएगा बॉडी में, तो तब आपको एब्सोल्युटली नहीं करना है। ये हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है। ये हमें बोलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार फिर लोग एब्सोल्युटली नॉर्मल विद नो मेडिकल डिसऑर्डर्स। यस, हर कोई ऐड जो है टीवी के ऊपर, फोन में, सोशल मीडिया पे यही बताती है कि उनका जो स्किन केयर प्रोडक्ट है ये बेस्ट है। एक नॉर्मल इंसान कैसे पता करे कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट अच्छा है बिना किसी मार्केटिंग के चक्कर में फंसे हुए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर ये, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, व्हाट टू यूज़ और व्हाट नॉट टू यूज़, और कितनी चीज़ें हम मंगा के भी यूज़ करते हैं फिर हमें पता चलता है काम की नहीं है, राइट? तो ऐसे में आपको कुछ बेसिक चीज़ें चेक करनी है। एक, उसमें स्टीरॉयड ना हो। ओके। सेकंड, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल्डिहाइड्स का यूज़ ना किया गया हो। फॉर्मल्डिहाइड। ओके। जैसे नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड इज अ केमिकल कंपोजिशन, लिखा होता है फॉर्मल्डिहाइड। ये लिखा होता है as it is, हाँ, okay. लिखा होता है। और स्टेरॉइड्स का क्या? स्टेरॉइड्स ही लिखा होता है? स्टीरॉयड में सर जैसे अगर हम ओरली लेते हैं कीटोकोनेजोल, फ्लूकोनेजोल, ये सब लिखा होता है, तो स्टीरॉयड का यूज ना हो उसमें। कैटेगरीज हैं ये। नेक्स्ट, उसमें पैराबेन्स नहीं होने चाहिए एंड सल्फेट फ्री होना चाहिए। ओके। तो आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। आप सुन के मत यूज करो कि हाँ मेरे को ये सूट कर गया तो ये आपको भी सूट करेगा, इट्स नॉट नेसेसरी। जितना भी अगर उसमें आयुर्वेद से रिलेटेड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अगर मेंशन है, यू कैन गो फॉर इट। आप जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, उसको गूगल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सेफ है। आपने बोला आयुर्वेद से रिलेटेड अगर कुछ इसमें कंटेंट मेंशन्ड है, ओके। आयुर्वेदा के नाम पे भी तो बहुत कुछ लोग सेल कर रहे हैं ना आज के डेट में। आयुर्वेदा का ही प्रोडक्ट भी है, तो कैसे कोई पता करे कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं? FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। FDA स्टैंड्स फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, Okay. राइट? एंड आयुष अप्रूव्ड होना चाहिए। आयुष अप्रूव्ड? आयुष अप्रूव्ड अगर है तो उसमें कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी स्टेरॉइड, उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं होगा जो हार्मफुल हो सकता है। अच्छा, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कोई परचेज करना है। हम लोग इतने सारे शैम्पूज यूज करते हैं हेयर की केयर के लिए, कोई शैम्पू कुछ गलत हमने चूज कर लिया तो उससे भी बाल डैमेज होते हैं कि या फिर ये कोई कोइंसिडेंस ही है? हो सकते हैं सर, ऐसा नहीं है। कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता तो आपका हेयर फॉल बढ़ा सकता है या फिर ड्राइनेस बढ़ा सकता है, राइट? बट हेयर फॉल एट द सेम टाइम अपने आप में ज़रूरी नहीं है। जब हेयर फॉल हो रहा है तो आपका विटामिन डी, B12, आयरन कम मिल सकता है। अगर हेयर फॉल हो रहा है तो B12, आयरन या विटामिन डी कम मिलेगा, या हो सकता है उस इंसान की प्रोटीन इनटेक अच्छा ना हो, या थर्डली फीमेल्स में जैसे PCOD या कोई सिस्ट रिलेटेड इश्यूज होते हैं, मेंसेस रिलेटेड इशू होते हैं, तो भी आपको हेयर फॉल बहुत मिलता है। तो ऐसे में सिर्फ शैम्पू बदल के हेयर फॉल को कंट्रोल ना करें। पहले आप टेस्ट कराओ, अगर ये डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में तो उनको पूरा करो,
आयरन को पूरा करो, B12 को पूरा करो। नट्स, सीड्स बहुत अच्छा सोर्स है B12 और आयरन पूरा करने का। किसी के अगर हेयर फॉल हो रहा है तो सबसे पहला स्टेप उसको क्या करना है? ब्लड टेस्ट ओके। कि कोई मेडिकल डिसऑर्डर है या नहीं। तो वो अपने आप ही डायरेक्ट चला जाए कि ब्लड टेस्ट कराने के लिए? ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर नियर बाय, एंड डॉक्टर इज गुड तो वो आपको जरूर सजेस्ट करेंगे ब्लड टेस्ट, राइट। अगर उसमें आपका आयरन कम है, B12 मोस्ट इम्पोर्टेंटली कम है, विटामिन डी कम है। कितनी वैल्यू कम होती है इनकी जब उस कैटेगरी में आ जाता है? सर जैसे विटामिन डी आपको मिनिमम अभी 30 चाहिए, बट कुछ लैब्स में आता है कि 70 भी चाहिए, है ना। ये लैब रेफरेंसेस होते हैं। ओके। एंड WHO ने भी अपनी रेंज बढ़ा दी अभी कि ये एटलीस्ट 70 तो होना चाहिए, है ना। तो अगर 70 से कम है, 10 ही है, 15 ही है, 20, तो इट्स यस डेफिशिएंट। एंड हर डाइट में, पूरी कोई भी डाइट हो, चाहे वीगन हो चाहे नॉन वीगन हो, सारी चीजें आपको नहीं मिल पाती, है ना। तो सप्लीमेंटेशन इज गुड। अगर आप एसेंशियल विटामिन न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, डी कम मिलेगा आपको, B12 कम मिलेगा। B12 की क्या वैल्यू है? B12 अगर आपका 200 से कम है तो आपको ऑब्वियसली सप्लीमेंटेशन करना चाहिए, राइट। और अगर आपका आयरन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो भी आपको हेयर फॉल बनेगा। तो सबसे पहले उसको जाके ये तीनों चीजें ठीक करनी है, राइट। अगर आपको कोई पीरियड रिलेटेड इश्यूज है तो आप अल्ट्रासाउंड कराएं होल एब्डोमेन का, या अपना हार्मोनल एसे टेस्ट कराएं। हार्मोनल एसे में आप LH, FSH, प्रोलैक्टिन, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं प्लीज टेस्ट कराएं। अगर ये डेफिशिएंट है तो आपको हेयर फॉल रिलेटेड इशू मिल सकता है। अब जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रोलैक्टिन बहुत हाई होता है फीमेल्स में, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग पे है, बहुत हेयर फॉल होता है। एंड दिस इज नॉर्मल, क्योंकि अब हाई है, आप दूध पिला ही रहे हो तो कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। तो आप इन चीज़ों को अगर बैलेंस करके चलेंगे, PCOD जैसी चीज़ों को कैटर करके चलेंगे, और पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं फीमेल्स में स्पेशली, तो आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो सकता है। मेल्स की अगर मैं बात करूँ तो टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन अगर कम है, कितना वैल्यू होती है उसकी? इसकी वैल्यू सर एटलीस्ट मोर देन 19 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। 15 या 19 के हाँ, ऊपर होना चाहिए। उससे कम अगर आता है टेस्टोस्टेरोन तो फिर आपको हेयर फॉल इश्यूज बनते हैं। अच्छा सर, हार्मोनल चेंजेस है। टेस्टोस्टेरोन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बियर्ड, फॉर योर हैवी हेयर ग्रोथ, है ना। जो वॉइस चेंजेस हो रहे हैं प्यूबर्टी में, वो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की वजह से हो रहे हैं। मैनली लुक, जो माचो लुक आ रहा है, वो टेस्टोस्टेरोन दे रहा है, और वही अगर कम है तो वो हेयर फॉल आपको बियर्ड से भी गिराएगा और आपके हेयर से भी गिराएगा। तो ये आपको मेंटेन करके रखना है। देन अगर ये चीजें ठीक हो रही हैं साथ साथ, देन ऑप्ट फॉर गुड प्रोडक्ट्स, जो आप प्रोडक्ट्स स्विच करना चाहें, जो आपको सूट कर रहे हैं। और गुड प्रोडक्ट की क्या डेफिनेशन है? अगेन नॉन स्टेरॉइडल। अच्छा। क्योंकि ज्यादातर हेयर फॉल होता है तो मिनॉक्सिडिल पे भागते हैं। ये इस पे जाते हैं बहुत सारे हाँ, लोग। तो मिनॉक्सिडिल की जगह आप रेडेनसाइल चूज कर सकते हैं। रेडेनसाइल, ओके। दिस इज द प्लांट एक्सट्रैक्शन, ये स्टेरॉइडल नहीं होता। तो आप रेडेनसाइल वाले प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। तो मिनॉक्सिडिल का क्या है, टेम्परेरी यूज है, जब तक लगाया जैसे लगाया ठीक है, लगाना छोड़ा फिर प्रॉब्लम बढ़ के वापस आती है। तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, परमानेंट सोल्यूशंस। तो वहां पे आप रेडेनसाइल को प्रेफरेंस दे सकते हैं। नो योर बॉडी, व्हाट योर बॉडी इज डिमांडिंग। जो ये लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, जो आपने अभी यूज किया कि नो योर बॉडी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बारे में बातचीत ही नहीं होती है। बॉडी को नहीं जान पा रहे हैं लोग, उसके टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, अपने क्या डेफिशिएंसीज चल रही हैं वो ही नहीं देख पा रहे हैं। इतना बेसिक स्टेप अगर कोई कर ले तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि आपको फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन में हेल्प मिलेगा और पैसे भी बचेंगे। और फिर आप ये नहीं ब्लेम करोगे कि भाई मैंने ये भी लगा लिया, वो भी लगा लिया, असर नहीं आया, फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ। तो इसी पे मेरा अगला सवाल है कि क्या हेयर फॉल का कोई इंस्टेंट सोल्यूशन है? नहीं, इंस्टेंट सर कुछ भी नहीं है हेयर फॉल में। लॉन्ग टर्म पेशेंस के, क्योंकि इट्स ऑल्सो जेनेटिक, राइट। अगर आपकी फैमिली में ही बाल्डनेस की हिस्ट्री है, माता पिता के बाल जल्दी उम्र में चले गए हैं या बाल्डनेस आ गई है, तो आप उसको नहीं रोक सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए आप जबरंडी ऑयल इज वेरी गुड, आप यूज कर सकते हैं, राइट। जबरंडी इज अ हर्ब, आप उसका ऑयल बना के या ऑयल लेके, मार्केट में अवेलेबल है ऑथेंटिकेटेड ऑयल लेके आप यूज कर सकते हैं। जबरंडी लोशंस आर देयर, आप लगा सकते हैं। आप उसका सबके ऊपर काम करेगा? हाँ जी, मैक्सिमम कर जाता है। जेनरिक है। ओके। इनफैक्ट मैं भी यूज कर लेती हूँ कभी कभार, जब मुझे लगता है कि हाँ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, या मैंने अपनी ब्रेस्ट फीडिंग में यूज करा है उसको, तो वो आप यूज कर सकते हैं। इजीली अवेलेबल है और जेनरिक है, कोई साइड इफेक्ट देगा नहीं। तो आप जबरंडी ऑयल लोशंस यूज कर सकते हैं, बट गो थ्रू द टेस्ट। अगर डेफिशिएंसीज हैं तो उसको पूरा करना जरूरी है। अगर वही चीज है सर, अगर आपको रूट कॉज नहीं पता होगा
तो आप परमानेंट सोल्यूशन पे कभी लैंड नहीं करोगे। आपके पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो यही स्टेप्स आप फॉलो करते हो? जी, सबसे पहले सर अगर मेरे पास हेयर फॉल का पेशेंट आ रहा है तो वो ज्यादातर मेरे पास जो पेशेंट है वो स्कैल्प सोरासिस लेके आ रहा है। तो स्कैल्प सोरासिस की वजह से उसको हेयर फॉल है। ओके। अब स्कैल्प सोरासिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे सारा फ्लेकीनेस, डेड स्किन इकट्ठा हुआ है। जब उसको झाड़ते हो या स्क्रैच करते हो तो वो हेयर फॉलिकल के साथ बाहर आता है, तो लाजमी सी बात है हेयर फॉल बढ़ जाता है। अब यहाँ पर हमें स्कैल्प सोरासिस को ठीक करना है, हेयर फॉल अपने आप ठीक हो जाएगा। दिस इज द माइंडसेट, रूट कॉज, राइट। एंड हम जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, विटामिन डी, B12, आयरन, लिवर मैं टेस्ट कराती हूँ, क्योंकि वो इतना स्टेरॉइड खा के आता है, उसका लिवर डैमेज मिलता है या डीअरेंज मिलता है, राइट। तो वहाँ पे हम ये कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं। अगर इनकी कमी है तो हम कोशिश करते हैं पूरा करें। और मैं ये नहीं बोलती कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेकीनेस बन रहा है तो आप सीधा शैम्पू कर लो। मैं बोलती हूँ आप पहले ऑयल लगाओ 2-3 घंटा, फिर शैम्पू करो, क्योंकि वो ड्राइनेस इतना है और वो ड्राइनेस से और बाल टूटता है। तो आप वो ड्राइनेस को हटाओ, क्योंकि ज़्यादातर डैंड्रफ में ऑयल लगाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि वो और डैंड्रफ प्रोड्यूस करता है। बट ऐसा मैंने अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखा। अगर ऑयल लगा के आप शैम्पू कर रहे हैं तो विद इन मंथ और 2 मंथ्स वो सारे फ्लेक्स खत्म हो जाते हैं। बालों में अच्छे से 10-15 मिनट पहले आप अच्छे से ऑयलिंग कर लो। हाँ, हाफ एन आवर और 1 आवर पहले, देन गो फॉर द शैम्पूज एंड ट्रीटमेंट तो आप ले ही रहे हैं, राइट। तो सही ट्रीटमेंट अप्रोच के साथ सोरासिस भी ठीक हुआ है, होता है। सोरासिस के बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे हम डिटेल में। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था मिनॉक्सिडिल का, जिसको लेके बहुत सारे मिक्स रिव्यूज हैं। क्या ये एक बार लगाया तो पूरी जिंदगी भर लगाना पड़ेगा? सर मेजॉरिटी केसेस में लगाना पड़ता है। एक बार लगाया, थोड़े दिन लगाया, फिर ठीक हो गया, फिर से वो क्रिएट हो गई बालनेस, फिर आप उसको लगा रहे हो, तो ये प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि दिस इज द टेम्परेरी सोल्यूशन, राइट। एंड जब स्कैल्प सोरासिस पेशेंट मेरे पास लेके आता है तो वो कीटोकोनाजोल, प्रोटार के ऐसे शैम्पूज यूज करता है। जब तक वो ये शैम्पूज यूज कर रहा है तब तक तो इट्स ऑल गुड, फ्लेकिंग नहीं हो रही, डैंड्रफ नहीं बन रहा। बट जैसे ही वो लगाना छोड़ देता है वो प्रॉब्लम एग्रावेट होके बाहर निकलती है। तो ये सारे स्टेप्स आपको नहीं फॉलो करने हैं, शॉर्ट टर्म अगेन नहीं ढूंढना है। एंड ऐसी बात नहीं है कि हमारा आयुर्वेद सक्षम नहीं है शॉर्ट टर्म रिलीफ देने में या जल्दी आराम देने में। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं सर जो सालों साल बीमारी से पीड़ित रहे हैं और मेरे पास सिर्फ 2-3 महीने में ठीक हो रहे हैं। तो इट्स नॉट दैट स्लो। ये हमारा माइंडसेट है कि आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, ये तो धीरे ही असर करती है। हाँ, ये बना हुआ है, जनरिक ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है सर। ओके। इनफैक्ट मेरे पास अभी तक, मतलब मेरे जो बहुत क्लोजली रिलेटेड रही है, मेरे हार्ट के एक पेशेंट है, पूर्वी है, 5 साल की बच्ची रही थी। एंड उसको 5 साल की बच्ची है तो सोचो कब से सोरासिस चल रहा है उसको, 3-4 साल से सोरासिस चल रहा था। एंड दे हैव टेकन एवरीथिंग, एवरी स्टीरॉइड, एवरी एलोपैथिक मेडिकेशन, एवरी एंटीहिस्टामाइन हम बोलते, 5 साल की बच्ची। Then she came to me with father mother दोनों आए थे, and within 2 months हमने उसकी पूरी बॉडी ठीक होते हुए देखी है। And this is like miracle to me. इसका कोई टेस्टिमोनियल भी पड़ा हुआ है? Yes, absolutely पड़ा हुआ है। एंड हम दिखाएंगे इसकी इमेजेस। उसकी पूरी बॉडी पे जब वो मेरे पास आई थी, कट्स थे, क्रैक्स थे, पूरी बॉडी पे ऐसे वो डेड स्किन की तरह पूरी उसकी स्किन हुई हुई थी, झड़ रही थी, जहाँ वो बैठी थी बहुत सारी फ्लेकिंग थी, राइट। और सिर्फ 5 साल की बच्ची थी। मुझे उसकी इतनी अच्छी बात लगी कि इतनी प्रॉब्लम में भी वो रो नहीं रही थी। शी वॉज स्माइलिंग, वो हंस रही है, मुझसे बात कर रही है, नॉर्मल है। एंड पेरेंट्स बहुत काम थे, बहुत रिलैक्स थे कि वी नो मैम कि हो जाएगा। तो पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है सर। जब होपफुल रहना पड़ता है, होपफुल रहना पड़ता है। एंड 2 महीने में जब हमने उसकी बॉडी ठीक होते हुए देखी है तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई थी। क्या किया आपने ऐसा? दवाइयाँ दी थी सर। स्पेशल दवाइयाँ हैं क्या? हमारी खुद की फॉर्मुलेशंस है सोरासिस को, सिया की प्रोडक्ट्स हैं। एंड मेडिसिन जब हम देते हैं तो हम खुद ही उसको बनाते हैं अपने फॉर्मूला से, राइट। तो हमारी खुद की फॉर्मुलेशन है, मेडिसिन देते हैं। सिया के प्रोडक्ट्स हमने बॉडी वॉश लोशन दिया था ड्राइनेस को और क्रैक्स को हटाने के लिए। एंड 2 महीने में मैं आपको दिखाऊंगी, आप बिलीव नहीं करोगे कि यस इट हैपेंड। श्योर, मैं सेंड कराऊंगी, इट हैपेंड, राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि शी इज नाउ फाइन, है ना। तो मुझे बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। तो एक होता है सॉफ्ट कॉर्नर। सोराइसिस और विटिलिगो होते क्या हैं? सर सोरासिस और विटिलिगो दोनों ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ऑटो इम्यून बीमारियां वो होती हैं जब हमारी खुद की इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम हमारी खुद की दुश्मन बन गई और हमें ही फॉरेन मटेरियल समझ के अटैक करना शुरू कर दिया। तो ऑटो इम्यून हम लेम भाषा में इसको बोलते हैं। एंड दोनों ही इसी के अंडर आते हैं। बट सोरासिस में आपको क्या मिलेगा? स्किन पे फ्लेकिंग मिलेगी, रेडनेस मिलेगा, इचिंग मिलेगी,
पपड़ी झड़ रही है, इतनी डेड स्किन बन रही है कि वो झड़ती जा रही है डेली बेसिस पे, राइट, और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट बन सकता है। बट विटिलिगो एट द सेम टाइम आपको स्किन पे, आपने बहुत लोग देखे होंगे जो वाइट पैचेस जिनके होते हैं, yes. दोनों तरफ बॉडी के या सफेद दाग। एक तरफ सफ़ेद दाग, उसको हम विटिलिगो बोलते हैं। बट दोनों ही ऑटोइम्यून है, राइट। अब जब ये हो रहा है तो ऐसे में हम रश में क्या करते हैं, कोई भी स्टेरॉयडल इंजेक्शन लगवा लेते हैं, स्टेरॉयडल मेडिकेशंस ले लेते हैं। जैसे ही लेना छोड़ते हैं बीमारी ब्लास्ट होके बाहर आती है, और जब वो बाहर आती है तो सोरासिस में स्पेशली वो जॉइंट्स को भी इफेक्ट करना शुरू कर देती है। मतलब आपके जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी हो जाती है, ये उंगली ऐसे मुड़ जाएगी, या ये खुल नहीं पाएगी, या ये हाथ ऐसे हो जाएगा। तो इतने कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। अब विटिलिगो की अगर मैं बात करूं तो विटिलिगो हालांकि कोई इंटरनली आपको हार्म नहीं दे रहा, बस आपका मेलेनिन प्रोडक्शन रिड्यूस कर रहा है। मेलेनिन जो हमारा स्किन कलर देता है, पिगमेंट है, राइट, मेलानोसाइट्स उसको निकालते हैं। अब वो इतनी इम्यूनिटी अटैक कर रही है उनको कि उन्होंने मेलेनिन बनाना ही बंद कर दिया या कम कर दिया, तो वो वाइट पैचेस हो गए, राइट। तो यहाँ पे भी स्टीरॉयड आ गया। तो यहाँ पर हम रश ना करते हुए अगर हम अपने ट्रीटमेंट अप्रोच को अच्छा रखें, आई एम नॉट सेइंग सिर्फ आयुर्वेदा, हमारे पास होम्योपैथी भी बहुत अच्छी है, आप यूज कर सकते हैं, राइट। बट उसके अलावा अपना खान पान जब हम सुधार लेते हैं ताकि वो ट्रिगर ना हो इम्यूनिटी, कि भाई कब दुश्मन बना ले खुद की बॉडी को कुछ नहीं पता, तो आपको वो ट्रिगर नहीं देना उसको डाइट से या अपने रेजीम से या अपने स्ट्रेस से। तो ये चीजें जब आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इसको ठीक कर पाते हैं। सोराइसिस और विटिलिगो के रियल पेशेंट्स के एग्जांपल बताओ आप। सोरासिस का तो सर मैंने बताया, पूर्वी का एग्जांपल। वैसे तो आई हैव मेनी पेशेंट्स और ऐसे भी आए हैं जो कोविड की बात है ये, राइट, एंड ही वाज माय फर्स्ट भी नहीं बोलूंगी मैं, बट स्टार्टिंग के ही पेशेंट थे व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग बिफोर कोविड, बहुत पहले कोविड से। तो वो उनकी हालत ऐसी थी कि वो लिटरली बिना कपड़ों के चेयर पे बैठे रहते थे, राइट। अब चेयर पे जब वो बैठे रहते थे तो उनकी बॉडी में ऐसे कट्स, ठीक है, लोग उसको मिसडायग्नोस भी करते हैं, जैसे लेप्रोसी से मिसडायग्नोस कर देते हैं कि ये तो लेप्रोसी हो गई, और कट्स पड़ रहे हैं, बॉडी ऐसे पूरी झड़े जा रही है, ब्लीडिंग हो जा रही है, पस पड़ रही है। एंड ही केम टू अस एंड उनको हमने ट्रीटमेंट दिया था, एंड विद इन 5-6 मंथ्स हमने रिकवर किया उनका सोरासिस, राइट। कोविड में उनको प्रॉब्लम आई, उनका फ्रैक्चर हो गया, एंड ही वॉज नॉट कनेक्टेड टू मी, तब वो हमसे ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे, पर उन्होंने मुझे कॉल करा क्योंकि कोविड में ईजिली कोई भी हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहा था। उनके घर से हॉस्पिटल 50 किलोमीटर दूर था। तो ही कॉल्ड मी एंड ही यूज्ड टू कॉल मी दीदी इंस्टेड ऑफ डॉक्टर, कि दीदी मैं क्या करूं, मेरी हेल्प कर दो, मेरे पास ना पैसे हैं और मैं हॉस्पिटल नहीं जा पा रहा, और अब आप ही कुछ कर सकते हो, मेरा फ्रैक्चर हो गया है, मेरा पेट में सूजन आ गया है, चेहरे पे सूजन आ गया है, मैंने फलाना अपने गांव के डॉक्टर से दवाई ली थी, दवाई लेने के बाद ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने उनको पैसे ट्रांसफ़र करे, और एक कानपुर के डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में मैंने बात करी, उनको वहाँ पे एडमिट करने के लिए बोला कि काइंडली आप कर लो, रिक्वेस्ट करी। तो उनको हमने उस कंडीशन से फिर बाहर निकाला, उनकी सूजन वगैरह ख़त्म हुई और फ्रैक्चर उनका ठीक हुआ, ठीक है। आई यूज्ड टू सेंड हिम मनी कि आप, मैं भेजती हूँ, कोई बात नहीं, आपकी जान नहीं जानी चाहिए और कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड फिर इन सब ट्रीटमेंट के चलते उनको फिर से सोरासिस वापस आ गया। जब वापस आया तो देन ही अगेन केम टू मी, फिर हमने उनका ट्रीटमेंट करा और वो ठीक रहे, मतलब 2-3 महीने में फिर से वो रिकवर कर गए और सोरासिस फ्री रहे। तो आज तक उनके पापा मुझे कॉल करते हैं, हालचाल लेते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। तो दिस वाज वेरी क्लोज टू मी, वो पेशेंट बहुत क्लोज थे। एक पूर्वी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, राइट। विटिलिगो का जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो एक 8 महीने को रिसेंटली हमारे पास एक टेस्टिमोनियल वीडियो आया है, पेशेंट ने रिकॉर्ड करके खुद से भेजा है। 8 महीने का बच्चा था, 8 महीने का बच्चा, हाँ, उसको सफ़ेद दाग हो रहा था। तो वहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट्स दिए लगाने के लिए, मदर को दवाई दी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ताकि बच्चे को भी लगे, और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे था तो मैंने डायरेक्टली खिलाने के लिए मना कर दिया कि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, आप दवा खाओ, बच्चे तक पहुंच जाएगी, राइट। और उसको क्रीम्स दी लगाने के लिए और वो अभी एकदम ठीक है। अच्छा, हाँ, तो वो पूरा विटिलिगो ठीक हो गया। ये रिसेंटली हमारे पास टेस्टिमोनियल आया है। 8 महीने के बच्चे को क्यों हो रहा होगा, क्या रीजन लगा? सर एक तो हिस्ट्री हो सकती है कोई भी जेनेटिकली, है ना, हो सकता है माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, हेरिडिटरी हो सकता है, उसमें वो रिफ्लेक्ट कर गई या जीन म्यूटेट कर गया। कुछ जीन म्यूटेशंस की वजह से भी बदल जाता है। अगर पेरेंट्स को नहीं भी है या फैमिली हिस्ट्री में नहीं भी है तो भी जीन म्यूटेट कर गया और उसकी किस्मत खराब है और उसको हो गया। अच्छा, सोराइसिस और विटिलिगो
सिर्फ हाथ पैर तक ही होता है या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है? सर ये ऑल ओवर बॉडी भी हो सकता है। एक्चुअली बहुत सारे टाइप है सोरासिस के, है ना। तो स्कैल्प सोरासिस तो स्कैल्प पे ही है, देन प्लेक सोरासिस है, गटेड सोरासिस है, इनवर्स सोरासिस है जो आपको सिर्फ स्किन फोल्ड्स पे ही मिलता है, राइट। फिर आपको एक पस्टुलर सोरासिस मिलता है, इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस मिलता है, नेल सोरासिस मिलता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स। अब बहुत सारे टाइप्स के साथ कई बार पेशेंट को कुछ पैचेस में प्रेजेंट होता है वो, और कई बार होल बॉडी पे प्रेजेंट होता है। तो उसको फिर वैसे ही हमें एड्रेस करना पड़ता है। कईयों का ऐसा लगता है जैसे बॉडी जल गई है, लिटरली वो बर्न, ऐसा लगता है बर्न का पेशेंट आ रहा है हमारे पास, सोरासिस का नहीं आ रहा। तो फिर उसको हमें उस तरीके से टैकल करना पड़ता है। टच करने से भी होता है दूसरे बंदे? नहीं सर, एब्सोल्युटली नॉट। नहीं तो मैं इतने साल से सोरासिस के पेशेंट देख रही हूँ, मुझे भी हो गया होता। एब्सोल्युटली नॉट। और सर इस मिथ के चलते लोगों का मैंने शादी टूटते हुए भी देखा इतने सालों की प्रैक्टिस में, उनको जॉब से निकालते हुए भी देखा है कि बेटा पहले बीमारी ठीक कर लो आप तब जॉब पे आना। मैंने ऐसे भी देखा है कि लड़कियों की शादी हो गई फिर वो घर पे ही बैठी हैं, ससुराल नहीं जा रही हैं, और रिलेशनशिप बहुत इफेक्ट हो रहा है। ये सब भी देखा है। सोराइसिस से रिलेशनशिप इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है? हाँ जी सर। इनफैक्ट मेरे पास तो फीमेल पेशेंट जो आती है वो अपने पेरेंट्स के घर पे रुक के इलाज करा रही होती है, ससुराल वालों को पता ही नहीं होता। अच्छा, ये भी हो रहा है। और यही पता नहीं क्या मिथ है सर, मतलब इतना कुछ होता है कि फीमेल की हालत नहीं है चलने की भी सोरासिस में, परेशान है वो खुद से, फिर भी वो बोलती है मुझे मैम प्रेगनेंसी प्लान करनी है, कैसे कर सकते हैं। अब इस पर डॉक्टर क्या ही बताए? क्या ही बोलोगे आप, हम तो मना ही करेंगे कि आप पहले खुद तो चलने लायक हो जाओ, खुद संभालने लायक हो जाओ, आप कैसे प्रेगनेंसी सोच सकते हो? प्रेशर है। एग्जैक्टली मैम, अगर बच्चा नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देंगे या मुझे घर बिठा देंगे ना। तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं। और जॉब्स भी छूट जाती हैं सर, क्योंकि एक मिथ है ना कि हम साथ काम कर रहे हैं हमें भी हो जाएगा, तो आप पहले घर बैठो, पहले बीमारी ठीक करो। जॉब से भी निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर हमें बदलने की जरूरत है। आई थिंक वो जो सपोर्ट चाहिए सोरासिस पेशेंट को या एनी स्किन पेशेंट को, वो देना चाहिए। एटलीस्ट जॉब से नहीं निकालना चाहिए, उन्हें नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए, या घर नहीं टूटने चाहिए, रिलेशनशिप्स खराब नहीं होने चाहिए। राइट। जब पेशेंट बोलता है कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट्स करके आया हुआ हूँ मैम, सुसाइड अटेम्प्ट्स? बिल्कुल, इतना ये मेंटली डिप्रेस कर देता है कि मैम मुझे तो लगा मैं मर ही जाऊँ, अब ऐसी जिंदगी जी करूँगा क्या। ऐसे लोगों को आप कैसे कंसल्ट करते हो? लाइक क्या उनको सबसे पहले बताते हो? सर सबसे पहले तो हमें उन्हें पॉजिटिव करना जरूरी है कि ठीक है आपके साथ हो रहा है बुरा, हम समझ सकते हैं, बट अब जब हो ही रहा है तो इसको हम लड़के जीतते हैं, इससे हार नहीं मानते, और इसका सोल्यूशन है, हम दे पा रहे हैं। कितने पेशेंट्स को ठीक कर चुके हो आप आज तक सोराइसिस के? सर मोर देन, अभी तो 2 लाख, मोर देन 2 लाख हो गए हैं। 2 लाख? हाँ, अप्रोक्सीमेटली। तो बिग नंबर। टीनेजर्स में भी मिल रहा है आजकल, 20 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, 19 साल के बच्चे भी आ रहे हैं, 15 साल के बच्चे भी आ रहे हैं। तो नाउ इट्स अ कंसर्न। सक्सेस रेट कितना है आपका? ट्रूली अगर मैं बोलूं तो सर मोर देन 85% मुझे लगता है सक्सेस रेट है। 85%? मोर देन 85%। बहुत सही है। विटिलिगो के जो पेशेंट्स होते हैं उनको लगता है कि ये जो सफेद दाग हैं ये कभी ठीक नहीं हो सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं भी मिला हूँ, तो जो कहते हैं कि अब ये तो जो छप गए वो छप गए। क्या ये मिथ है या इसमें कुछ सच्चाई है? ऐसा नहीं है सर, ठीक नहीं होता। अगर बीमारी है तो उसका तोड़ भी है, ठीक होता है, डेफिनेटली होता है। अगर यही आप यंग एज में और स्टार्टिंग फेज में बीमारी के ठीक कर लो तो डेफिनेटली ये ठीक होता है। बट अगर ये 90% कवर्ड है, मोर देन 90% कवर्ड है बॉडी में, तो आई वुड से हाँ इट विल टेक टाइम। हो सकता है सालों लग जाए, हो सकता है आप उतना रेजीम ना फॉलो कर पाए, वहीं पूरा क्रीम लगाना या दवाइयाँ फॉलो करना या इतने पेशेंस रखना, तो उस एक्सट्रीम तक जाने मत दो। जब ये शुरुआत ही हुई है ना, जैसे बच्चे का मैंने एग्जाम्पल दिया, 8 महीने का बच्चा था, ठीक हो गया, तो जब ये शुरुआत ही हुई है ना, आप उसको तभी ठीक कर लो, एंड ठीक हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। अर्ली में किसी ने कैच कर लिया, ठीक कर लिया, ध्यान दे लिया, अलग बात है। किसी को है अब कहीं काफी साल से हो गया, तो क्या उसके जा सकते हैं उनको? डजंट मैटर सर, कितना पुराना बीमारी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने बॉडी पार्ट पे कवर है उससे फर्क पड़ता है। अच्छा। आई वुड से अगर वो 90% और 95% पूरा ही वाइट हो गया है तो कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, स्टे लाइक दिस। आपका सक्सेस रेट कितना है इसमें? विटिलिगो में अगेन सर मोर देन 80% है। हाँ अगेन, बट अगर पेशेंट खुद ही 90-100% कवर्ड लाता है बॉडी, तो मैं मना कर देती हूँ कि ऑब्वियसली टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इंजॉय
आपको नाम कुछ भी नहीं खराब होना होता है ना अपना फिर। जी ये होता है। एग्जैक्टली हमें रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहना है एंड हमें कुछ पेशेंट को गलत गाइड नहीं करना है। अब मैं बोलूँ पेशेंट को आप सालों साल ट्रीटमेंट लेते रहो, असर कुछ दिखे थोड़ा बहुत ही, तो उसका फायदा नहीं है, तो हम खुद ही मना कर देते हैं। जिनकी ड्राई स्किन होती है या यूजुअली जो प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वात प्रकृति के जो लोग होते हैं, कुछ उनको बताओ ना ड्राई स्किन के लिए कुछ हैक्स। सर मॉइस्चराइजेशन कितना मतलब और दिन में कौन 2 सा? से 3 बार। अच्छा हमारा आप लोशन यूज कर सकते हैं सिया का, ओके बेस्ट मॉइस्चराइजेशन के लिए है। ड्राई स्किन निकल सकता है। अदर देन दिस आप ग्लिसरिन में रोज वाटर मिला के रख लो ओके। एक बॉटल में, कीप अप्लाइंग। अच्छा ग्लिसरीन में रोज वाटर लगा के बॉटल में बना के रख लिया एंड कीप अप्लाइंग। ओके। आप जब भी हैंड वॉश कर रहे हैं या 2-3 बार आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो पूरा ड्राइनेस है या ये पूरा खुदरापन जो है, जो एजिंग जैसा लग रहा है कि ये बुढ़े जैसे हाथ हो गए हैं, ओल्डर एज की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। अच्छा और सरसों का तेल लगा सकते हैं सर। और ये जो वैसलीन वगैरह ये सब चीजें लगती हैं? वैसलीन आई वुड से अवॉइड करें आप। अच्छा बहुत ज्यादा वैसलीन लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है वैसलीन लगाने में, बट उससे बेटर काम ग्लिसरीन जो नेचुरल फॉर्म है। Yeah. वैसलीन तो आप पता नहीं किस किस प्रोसेस से बनाया हुआ होगा, तो आप ग्लिसरीन में रोज वाटर मिला के रख लो स्प्रे बॉटल में और वो लगाते रहो। दिस इज योर मॉइस्चराइजर, एक एवरग्रीन मॉइस्चराइजर। मेरे पास एक ये यहाँ बिहाइंड द सीन ये एक पर्सन बैठा है मेरे साथ, मेरी टीम में। आप बताएं आपका क्या क्वेश्चन है? इचिंग है मेरे हाथ में। कैसी हाथ इचिंग में होती है? pieces में। इस जगह पे और इस जगह पे। अच्छा, तो कोई मेरा hair loss पर्टिकुलर भी इस वजह से सिर्फ हेयर लॉस है पैर में। इचिंग कर करके ना, हाँ। तो ड्राइनेस की वजह से इचिंग है। Dryness की वजह से। पानी कम पीते हो? पानी ठीक ठीक पीता हूँ लेकिन गर्म पानी से नहाने की आदत है। हॉट शावर्स, यस, हॉट शावर्स लेने चाहिए सर। मैं नहीं लेती। मैं सोलन में रहता हूँ और कुछ नहीं होगा सर, लेके देखिए ठंडे पानी से। हालत खराब हो जाती है मैडम। हॉट शावर से स्किन को बहुत खराब करते हैं, वही ड्राई, क्रैक्ड, इचिंग ये बना देते हैं। और मैं तो 2-2 बकेट हॉट। मेक इट ल्यूकवार्म, मतलब गुनगुना भी कर लो आप, राइट, बट कुछ नहीं होगा सर। दिल्ली में भी ठंड पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। सोलन जैसी नहीं पड़ती है, सोलन but शिमला पड़ती ऐसे है। नहीं पड़ती ना। हाँ। आई नो, बट सर कोशिश करिए कि उसको ल्यूक वार्म में स्विच कर दें आप, या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा उस पे एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। कौन सा? एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट। हाँ। ओके, उससे क्या होगा? उससे ये जो ड्राइनेस है, इचिंग है ना, ये सब चला जाता है। अच्छा चलिए अब सिया की बात कर लेते हैं। सिया के प्रोडक्ट्स को क्या खास बनाता है? क्योंकि मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर जी। कोई अपना क्लेम कर रहा है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। वो जी। अगेन सिया में ऐसा क्या यूनिक आपने फॉर्मूला डाला है कि सिया इज द बेस्ट आपके अकॉर्डिंगली? सर बेस्ट तो नहीं, बट मुझे इतना पता है कि ये बहुत प्यार से और पेशेंट की स्किन को ध्यान में रख के बनाया गया है। और जब इसका विजन आया तो यही विजन आया था कि स्टीरॉयड लगा लगा के पेशेंट की जो स्किन खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, थिन होती जा रही है, स्ट्रेच मार्क्स पड़ रहे हैं रेड कलर के, वो ना पड़े। तो जब ये थॉट सोच के हमने बनाया और फॉर्मुलेट किया और उसको हमने एग्जीक्यूट करा, और हम चाहते हैं कि पेशेंट की स्किन डैमेज नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइडल एप्लीकेशन या तरह तरह के ऑइंटमेंट्स लगा के, बस उसी विजन से और प्यार से जब हमने बनाया है कि हमें बस पेशेंट को रिलीफ ही देना है, उसकी इचिंग बर्निंग खत्म करनी है, उसको हर पब्लिक प्लेस में खुजाना ना पड़े, उसको एम्बैरेस ना होना पड़े। जब इस विजन से बनाया तो मुझे लगता है कि ये उसको खास करता है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम ओरिएंटेड चल रहे हैं, नहीं हमें भी पैसे कमाने हैं इससे या कुछ करना है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स बहुत रीजनेबल रेट में हैं, वो 2-2, 3-3 महीने भी चलती हैं। तो मुझे कोई पैसे नहीं कमाने, मुझे बस उन्हें रिलीफ देना है ताकि उन्हें पब्लिक प्लेसेस में एम्बैरेसमेंट ना हो, उनकी जॉब्स ना जाएं, उनको रिलीफ मिले, वो भी अपने बाल और स्किन फ्लॉन्ट कर पाए। और कॉन्फिडेंस, जैसा पेशेंट आपने बोली थी शुरू में बात कि 2 लोगों को दिखा के आता है कॉन्फिडेंस, तो वो कॉन्फिडेंस भी बरकरार है और एट द सेम टाइम मुझे उनकी स्किन डैमेज नहीं करनी है। तो इस जब विजन से बनाया है मैंने, तो मुझे लगता है कि ये एक स्पेशल चीज़ है उसकी। और इसमें स्टेरॉइड नहीं है, अगेन नॉन स्टेरॉइडल है, स्किन को डैमेज नहीं करता है, ये इसकी खास बात है। नुकसान नहीं है आपके स्किन? नुकसान नहीं है कोई भी, तो और आराम भी दे रहा है और नुकसान भी नहीं है, तो गिव इट अ ट्राई, यूज करना चाहिए। भाई आप इचिंग के लिए इनका क्या है आपका? लोशन, लोशन है, सोरिया लोशन। सोया लोशन। आप ट्राई करना और मुझे बताना कि उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा। मुझे बताना भाई, रियल फीडबैक चाहिए होती है हमें भी। वो फीडबैक यहाँ भी आना चाहिए। हाँ, हम भी डाल देंगे। जी। इस मोमेंट तक अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, पहली बात तो थैंक यू सो मच। आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आपको ये कंटेंट जो है नॉलेजेबल लग रहा है, काम का लग रहा है, तो थैंक यू सो मच। आपकी कुछ क्वेरीज है, मुझे लगता है बहुत सारी क्वेरीज जो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कवर हुई होंगी, नहीं हुई होंगी, तो आप कमेंट में लिखिए कि आपको
क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कवर नहीं करी हैं। आपके कमेंट्स मैं मेक श्योर करूँगा कि डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी जी भी पढ़े हैं, उन तक मैं शेयर करूँगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम कोशिश करेंगे कि एक और पॉडकास्ट जो आपकी क्वेरीज होंगी उसके अराउंड प्लान कर पाएँ। डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू वैल्यूएबल सो टाइम। मच सर। The Himachali Podcast.